हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 10। इससे पहले आपने सारे मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू दिया जाता है जो कि आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है, जिस तरह से सिलेबस में दिया गया 40 क्वेश्चन उसी तरह से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 40 से कितना स्कोरिंग किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए, लहुरा देवा। ठीक है, लहुरा देवा कहाँ पे पड़ता है तो ये यूपी का जगदीशपुर के ही कहते हैं। जगदीशपुर जो यूपी का जगदीशपुर है उसी को कहा जाता है लहुरा देवा। ठीक है, ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी का सभ्यता का वह स्थान कौन सा है जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। तो हम कह सकते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। आपको पता है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे था, जबकि मोहनजोदाड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि किस राज्य की जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भूटान से कौन कौन से राज्य जो भारतीय राज्य वो सटते हैं। तो इसके लिए छोटा सा मैंने ट्रिक बना रखा है। अगर आपने हमारे चैनल पे अवेलेबल उस वीडियो को नहीं देखा है, पड़ोसी देशों से सटने वाले जो भारतीय राज्य है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। न्यू मैप के अकॉर्डिंग मैंने हाल ही में इस वीडियो को बनाया था। तो भूटान से सटने वाले 4 राज्य हैं। पहला सिक्किम, दूसरा कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, और एक होता है बंगाल। यानी कि कुल 4 राज्य ही हैं जो कि भूटान से सटते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन नहीं सटता है। तो अरुणाचल प्रदेश सटता है, पश्चिम बंगाल सटता है, सिक्किम सटता है, लेकिन मेघालय नहीं सटता। इसलिए ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है। तो बताइए कि इसका कारण क्या होता है। सिंपल सी बात है, इसका कारण ये होता है कि स्थिरता का जड़त्व, या फिर यूँ कह सकते हैं विराम जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि नाभिक का आकार किस में मापा जाता है। नाभिक का आकार किस में मापा जाता है बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, यानी कि फर्मी में मापा जाता है। ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं ये आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ आपको ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शंस डी, अब्दुल कादिर बादुइनी। ठीक है, बादुइनी जो थे उन्होंने ही किया था। और फारसी को आपको पता है कि महाभारत में इन्होंने फारसी में जब अनुवाद किया था इसका नाम क्या रखा था, रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा नाम रखा गया था, ध्यान रखेंगे। कभी कभी पूछा भी जाता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद में जो कहना किया गया था उसका नाम क्या था, रज्मनामा, या फिर रज्मनामा क्या है। क्लियर, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैस किस मिश्रण को भरा जाता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है एलपीजी सिलेंडर में। तो एलपीजी सिलेंडर में कह सकते हैं कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ब्यूटेन, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस गैस को अज्ञात या फिर स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो इसको हम कह सकते हैं जीनॉन, यानी ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर, जिसको XE कहा जाता है। और इसका परमाणु संख्या कितना है, 54। ठीक है, 54, ध्यान रखिएगा 54। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी। जीनैन की खोज किसने की थी, मॉरिस ट्रेवर्स और विलियम रैमसे। ध्यान रखेंगे, विलियम रैमसे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा।
0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता है कि जो अगर हम संबंध देखें 0 डिग्री सेल्सियस जो इसका सबसे न्यूनतम पॉइंट होता है या फिर कह सकते हैं हिमांक, और ये हमारा जो सबसे ऊपर पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस तरह से हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 0 डिग्री जो होता है यहाँ पे सबसे न्यूनतम जो पॉइंट्स होता है हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो कह सकते हैं 0 डिग्री जो है वो 32 डिग्री के बराबर होता है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शंस डी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव में एक धातु पर उत्प्लावन बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? द्रव में एक वस्तु पर उत्प्लावन बल, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं, हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो किसी तालाब में अगर कोई व्यक्ति है और वो कोई पत्थर को उठाए हुए है, ठीक है, तो आपको पता है कि वो पत्थर क्या है, हल्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ क्या होता है कि एक फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल, जिसको इंग्लिश में अपथ्रस्ट कहा जाता है। तो ये हमेशा ऊपर की तरफ ही लगता है, ध्यान रखेंगे, ऊपरी दिशा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे संकरा जो जलद मरुमध्य है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सबसे संकरा जो जलद मरुमध्य वो कौन सा है? तो टार्टर जलद मरुमध्य। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 7.3 किलोमीटर है, जिस अगर हम बात करें कहाँ पे पड़ता है तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में किसके किसके मध्य है? तो रूस और सखालीन द्वीप के मध्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सखालीन द्वीप के मध्य, रूस और सखालीन द्वीप के मध्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 300 लाइक्स का, और मुझे उम्मीद है कि आप निराश तो करेंगे नहीं, 300 लाइक तो आप जरूर कर ही देंगे, कर दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन। आपको पता है कि रक्त का थक्का बनने के लिए हमारे शरीर में जो विटामिन काम करता है वो कौन सा है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? तो 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द रडार जो आप देख रहे हैं, रडार, इसका व्युत्पन्न है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि रडार का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और आपको पता है कि रडार का यूज़ किस लिए किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें किस टाइप के तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान नामक जो अखबार है वो किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड किरणें, ठीक है, इंफ्रारेड रे क्या है? किस प्रकार की ये तरंगें हैं? तो इंफ्रारेड जो किरण होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का क्या अर्थ होता है? लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? सदन के नेता का अर्थ होता है, कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र में को कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं यूजेनिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, यूजेनिक्स को कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी वो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 350 का ए। ठीक है, 350 ए में कहा जाता है इस तरह से। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है?
अनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है? सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना ये हुआ कि द्वितीय प्रदूषक है क्या। देखिए, द्वितीय प्रदूषक जो होता है वो प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होता है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होता है जिसको हम लोग द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो ओजोन, धुआं, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओजोन। बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी के सभी जो है ये प्राथमिक प्रदूषक है। क्लियर? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस आयोग की सलाह पर रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका गठन किया गया था? या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन किया गया था किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? और ये क्वेश्चन हम लोगों ने ये क्वेश्चन मैंने आज ही जो इकोनॉमिक्स का सेट था उसमें कराया था, यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, यंग हिल्टन कमीशन। गोरेवाला समिति का संबंध किससे था? तो एसबीआई का जो गठन हुआ था, भारतीय स्टेट बैंक, इसका गठन गोरेवाला समिति की सिफारिश पर की गई थी 1955 में। ठीक है, शिवरमन समिति किससे संबंधित है? तो शिवरमन समिति का संबंध है जो कि नाबार्ड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाबार्ड से। तो इन तीनों को याद रखना क्योंकि अक्सर ये तीनों पेपर में देखने को मिलते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द विषु संदर्भित करता है। जो शब्द विषु है वो किसे संदर्भित करता है? इक्विनॉक्स जिसको कहा जाता है, संदर्भित किसे करता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ इसी से रिगार्डिंग, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपने टिक कर ही लिया होगा, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि 73वां संविधान संशोधन जो है ये पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था। लेकिन लागू जो किया गया था वो कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था जो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कैसे कहा जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? और वो है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभिलेख और शासक के साथ मैच करना है और आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाथीगुम्फा अभिलेख की बात करें तो खारवेल के साथ बिल्कुल सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के साथ बिल्कुल सही है। एहोल अभिलेख यहाँ पे स्कंदगुप्त के साथ ये मैच नहीं करता। एहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ यहाँ पे मैच करा जा सकता था। और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त जो कि हरिसेन, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि मैच नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिडबी की स्थापना की गई थी। बताइए, सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो की गई है। तो सिडबी का मतलब मैंने आपको बताया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल यानी कि लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए इसको किया गया था, स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1990 में, यानी कि अप्रैल 1990 में। और इसका मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, कई बार पूछा गया था, आप इसको भी याद रखिएगा, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक कैसे कह सकते हैं, किस दर की ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेपो दर। ठीक है, रेपो रेट कह सकते हैं, रेपो रेट की ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को जो कि उधार देता है। क्लियर? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति जो चलाई थी वो कौन था? वो पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इथोपिया की राजधानी क्या है? बताइए, इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की राजधानी हम कह सकते हैं अदीस अबाबा, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर।
और इसकी मुद्रा जो होती है वो वीर होती है, ये भी याद रखेंगे, इसकी मुद्रा वीर होती है। वर्षा क्या है? पोलैंड की राजधानी वर्षा होती है। और सेंटियागो चिली की राजधानी सेंटियागो। ये दोनों बहुत भी इंपॉर्टेंट है। सेंटियागो तो बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य लाई हरोबा का 5 दिवसीय त्यौहार मनाता है? लाई हरोबा का 5 दिवसीय त्यौहार मनाता है और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, लाई हरोबा त्रिपुरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण सरोवर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नारायण सरोवर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे पड़ता है ये भी याद रखेंगे, गुजरात के कच्छ जिले में लखपत तालुका में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया? और ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में था। नमथ बसई कार्यक्रम जो चलाया गया था, किस लिए? तो जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए। ठीक है, और ये चलाया गया था केरल के सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? राजस्थान के सरकार द्वारा जो कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, और उस ऐप का नाम क्या? तो उस ऐप का नाम कह सकते हैं देववाणी मोबाइल ऐप, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, देववाणी मोबाइल ऐप। इस ऐप का उद्देश्य है कि संस्कृत शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचित जानकारी के अनुसार जैविक खेती में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान पहला है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर 1 पे है, लेकिन जैविक खेती के तहत कुल रकबे की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। और आपको पता है कि भारत में सबसे टॉप पे जो है वो राज्य कौन सा है पूरी तरह से जैविक बनने वाला? वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा पहला। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस देश ने वन कार्ड वन सन वन ग्रिड पहल शुरू की है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि भारत। ठीक है, भारत ने शुरू किया था वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षय ऊर्जा निवेशकों यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स की बैठक 2020 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये जो बैठक की गई थी वो भारतीय रेलवे और रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के द्वारा आयोजित की गई थी, इसलिए आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या, किसने गुजरात से 51वीं K9 वज्र टी तोप की हरी झंडी दिखाई है? K9 वज्र टी तोप को हरी झंडी दिखाई है किसने? तो ये दिखाया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला, तो दूसरा स्थान पे कौन रहा? सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। देखिए इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया था, ये तो आपका ऑप्शंस कट गया। ठीक है, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 2020 का इसका थर्ड कह सकते हैं, थर्ड एडिशन था, जो कि असम की शहर गुवाहाटी में आयोजन किया गया था, जिसमें टॉप पे कौन रहा? महाराष्ट्र जो है 42 गोल्ड पदक के साथ टॉप पे रहा। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड रैंक की बात करें तो सेकेंड रैंक हरियाणा को मिला था, जो कि 36 गोल्ड मेडल के साथ। क्लियर, थर्ड रैंक पे दिल्ली रहा, ये भी याद रखेंगे, और फोर्थ रैंक भी याद कर ही लीजिए, फोर्थ रैंक पे जो कि यूपी रहा। तो ये सभी पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और ये पूछा जा सकता है कि जो नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? तो 21 होने वाला है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। ऑप्शंस आपका यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक का टारगेट मैंने जो 300 लाइक्स बताया आप इसको कंप्लीट कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। अब क्यूज़ का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये कि रूस और सखालिन द्वीप के मध्य कौन सा जलद मरुमध्य है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड ये कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? थर्ड क्वेश्चन ये कि
73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? और फोर्थ है कि भूटान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, संख्या कितनी है। छोटी सी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। हम आपको बता दें कि अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से एक बैच आ रही है जो कि बीपीएससी के लिए, ठीक है। और ये जो बैच स्टार्ट हो रही है वो 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है, जिस बैच की एंडिंग डेट 10 जुलाई को होगी। विजय बीपीएससी 10 मंथ फाउंडेशन बैच 3 है और ये बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करा सका। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे दिए गए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसे चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ एक छोटा सा अपडेट्स और है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कैसे हमें सब्सक्रिप्शन लेना है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं। अनअकैडमी का जो ऑफिशियल लर्निंग ऐप है आप उसको डाउनलोड करेंगे और जो भी आप कैटेगरी चूज़ करना चाहते हैं, फिलहाल अगर आप बीपीएससी चूज़ करना चाहते हैं तो साइड में कॉर्नर में बीपीएससी दिखेगा। बीपीएससी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए गेट सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ साथ सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन जो भी आप लेना चाहते हैं, जितने महीने का लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी लेना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक रेफरल कोड एंटर करने का यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। अगर आप हमारे रेफरल कोड यूज़ करते हैं निरंजन 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे रेफरल कोड एंटर करेंगे यहाँ पे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे 10% का आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा और आपकी जो भी क्लासेस होगी वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो चाहो तो आप लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं।